जय श्री राम मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। रविवार का दिन है, हफ्ता नंबर 3। फरवरी में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसके ऊपर हम एनालिसिस करेंगे। आने वाला पूरा हफ्ता कैसे रहेगा उसके बारे में भी मैं आपको पूरा जानकारी दूंगा। अब देखो, जब भी हम इस वीडियो के बारे में बात करते हैं ना, मुझे एक बहुत अच्छा लगता है, आप लोगों का प्यार कह लीजिए, आप लोगों का सपोर्ट कह लीजिए। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखते हैं, भले ये वीडियो 25 से 30 मिनट की बनी रहती है, लेकिन जिस तरीके से आप लोग अब समझ रहे हैं चीजें, देश दुनिया के बारे में जान के ट्रेड कर रहे हैं। बहुत सारे लोग पॉजिटिव कमेंट करते हैं कि सौरभ भाई ठीक है, हमने ये समझा इस हफ्ते क्यों मार्केट नीचे जाएगा या इस हफ्ते मार्केट ऊपर क्यों जाएगा। तो वही मेरी प्रयास रहता है कि मैं आपको एक डायरेक्शन दे दूं, रिस्क मैनेज आप कर लो, अच्छे ट्रेड आप ले लो, कुछ पैसा आप कमा लो, बस मेरा काम उसमें हो जाएगा। आज की वीडियो के अंदर एक बहुत खास चीज है कि मैंने आप लोगों से ये बोला कि भाई एक क्वेश्चन आंसर का सिलसिला करते हैं, देखते हैं कितने सवाल आप लोग पूछेंगे। लेकिन मात्र 1 घंटे में 8,000 से भी ज्यादा सवाल मेरे पास आ गए हैं। तो भाइयों, इसके लिए सबसे पहले धन्यवाद। अब इस 8,000 का जवाब देना मेरे जैसे व्यक्ति के लिए तो भारी पड़ जाएगा, मैं नहीं दे पाऊंगा इतने सारे सवालों का जवाब एक साथ। तो इसके लिए कुछ प्लानिंग करूंगा, उसको मैं वीडियो के बाद में आपको बताऊंगा कैसी प्लानिंग है। उसके बाद हम लोग मार्केट भी डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं देश दुनिया में क्या हो रहा है, किस तरीके से चल रहा है। फिर आपके कमेंट की आशा रहेगी, आप कमेंट करना। और अगर चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब जरूर कर देना, बहुत अलग अलग चीज मैं ला रहा हूं। पूरा जो आपका ट्रेडिंग करने का तरीका है, सोचने का तरीका है, उसको बदलने की पूरी मेरी कोशिश है। जल्दी आप नई नई चीजें देखेंगे। कोई गारंटेड वाली चीज नहीं बता रहा हूं, एकदम रियल और जो एकदम लॉ के साथ चलती है वैसी चीजों को मैं लेके आपके सामने आऊंगा। लेकिन थोड़ा इंतजार करिए, बस चैनल पर जुड़े रहिए। सबसे पहले जो खबर है उसको समझ लेते हैं। इस खबर के बारे में हमने आपको पहले ही आगाह कर दिया था कि यूके और जापान दोनों रिसेशन में चले गए हैं। रिसेशन का सीधा सीधा मतलब होता है मंदी का दौर। मंदी तब आती है जब हम कहते हैं कि 2 क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर किसी कंट्री की जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट हो जा रही है, निगेटिव में चली जा रही है 2 बार लगातार, उस कंट्री को हम बोल देते हैं कि ये कंट्री रिसेशन में चली गई है। क्या रिसेशन कोई परमानेंट टर्म है? बिल्कुल नहीं। अगर अगली बार इनकी जीडीपी ऊपर चली जाती है तो रिसेशन टर्म को हम यहां पर भूल जाएंगे, यानी रिसेशन खत्म। अब आप यहां पर देख सकते हैं कि जो वहां के पीएम सुनैक जी हैं, उन्होंने कैसे इकोनॉमी यूके की फेल होने में बहुत बड़ा काम किया है। यूं तो कह लो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, लेकिन अगर मामला गंभीर है तो गवर्नमेंट बेचारा भी क्या करेगा। तो आप देखोगे तो Q3 और Q4 कॉन्स्टिक्यूटिव 2 क्वार्टर्स में इनकी जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट हुई है, माइनस में गई है, -0.2 से -0.4, जिसको कहा जाता है मंदी का दौर। अब मंदी का दौर आने से हमें क्या सोचना है, समझना चाहिए। देखो, हम इंडिया वाले हैं, ठीक है। इंडिया के अंदर क्या है, इंडिया के अंदर जो ग्रोथ है वो ग्रोथ किसी XYZ कंट्री के कॉन्ट्रैक्ट होने से नहीं जाएगी। हाँ, अगर यही कंट्री कोई ऐसी कंट्री हो जहां से हम इंपोर्ट बहुत सारी चीजें कर रहे हो, जहां पे हमारा एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा जा रहा हो, जहां पर हम बहुत ज्यादा निर्भर हो, तब जाके उसका इफेक्ट हमारी कंट्री में पड़ेगा। तो खास अभी हम जापान के साथ तो अच्छी सारी मित्रता किए थे, जापान से बहुत सारी ट्रेड हमारी चलती थी, लेकिन यूके से भी हमारा उतना ज्यादा लेना देना नहीं था। तो यूके वाला न्यूज हमारे इंडियन मार्केट को ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। बट मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, आप लोगों को पता है और आज भी रिपीट कर रहा हूं, कि अगर कहीं आपके घर के बाहर 10-15 गांव घर के दूर भी अगर आग लगती है तो उस आग की कुछ लपटें आप तक जरूर पहुंचेंगी। लपटें नहीं तो सही, धुआं तो आप तक जरूर पहुंचेगा। तो आप मेरा दिशा निर्देश समझ रहे होगे कि मैं किस डायरेक्शन में आपको सोचने के लिए मजबूर कर रहा हूं। क्योंकि अगर इंडिया की भी रियलिटी के बारे में आप बात करें तो बार बार मैं ये चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इंडिया के अंदर भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है। हमारे यहाँ इंडिया के अंदर सबसे बड़ी बात क्या है पता है दोस्तों, हमारे यहाँ ना तो लेबर डेटा पब्लिश किया जाता है, ना तो अनएम्प्लॉयमेंट डेटा पब्लिश किया जाता है ऑन मंथ बेसिस। ये यूएस के अंदर सबसे अच्छा है, अमेरिका के अंदर आपको लेबर डेटा और अनएम्प्लॉयमेंट डेटा भी मिलता है, जिसकी मदद से वहां की इकोनॉमी रोबस्ट तरीके से ग्रोथ करना है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, ये सब पे नजर डालती है। अभी देख लीजिए, हाल ही में आपको न्यूज पता चला होगा कि पता नहीं कौन सा एग्जाम था ना, अभी 60 लाख लोग उसको देने जा रहे थे, 6,000 7,000 या 60,000 शायद उसमें सीट था। तो 1% से भी कम चांस है। कम से कम ट्रेडिंग में आपका 1-2% चांस तो है। अब ऐसे एग्जाम में चांस तो बहुत कम है। मैं ये नहीं कह रहा हूं ट्रेडिंग अच्छा है, मैं कह रहा हूं पढ़ाई करिए, लेकिन आप सोचिए कि नौकरियां सच में खत्म हो रही हैं। और आजकल के जमाने में एआई आ गया है, ठीक है। अगर मेरे को आज थंबनेल बनाना है
तो पहले क्या है कि मैं 5 लोगों को हायर करता था, आज मैं 1 लोगों से बोल रहा हूं कि भाई मिड जर्नी से ये उठा लेना, टेक्स्ट कैनवा से ले लेना। तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव आज नहीं लेकिन धीरे 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 करके हमारी इंडियन इकोनॉमी पे भी पड़ेगा। इस बात का बहुत गंभीर रूप से आप ख्याल रखिएगा। उसके बाद जापान के बारे में भी थोड़ा 2 बात कर लेते हैं। जापान भी रिसेशन में चला गया है। अगर आप जापान को भी देखेंगे तो Q3 और Q4 की मदद से अगर आप इस ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो इनका जो जीडीपी हुआ है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। जापान के साथ एक अच्छी चीज क्या है, जापान के साथ अच्छी चीज ये है कि जो Q3 का इनका कॉन्ट्रैक्शन था और Q4 का जो कॉन्ट्रैक्शन है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। और अभी आपने न्यूज ये भी सुनी होगी कि जापान मार्केट 32 साल के ऑल टाइम हाई पर है। ठीक है, यानी अगर आप जापान में 32 साल के पहले मान लीजिए 15-16 साल तक आप इन्वेस्ट किए होते तो आपको कुछ खासा रिटर्न मिलता नहीं। तो जापान की हालत उतनी बुरी नहीं है जितनी यूके की है। थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं क्यों है कैसे है। तो जापान इकोनॉमी अनएक्सपेक्टेडली स्लिप्ड इनटू रिसेशन आफ्टर श्रिंकिंग फॉर सेकंड क्वार्टर ड्यू टू anemic domestic demand, prompting some central bank watchers to push back bets on when the nation's negative interest rate possibly end. Households and businesses cut spending for a third straight quarter as Japan economy slipped to the 4th largest in the world in the dollar terms last year. The weaker than expected result will complicate the Bank of Japan case to conduct the first rate hike in Japan since 2007. तो हो सकता है कि बैंक ऑफ जापान इस बार कुछ सख्त कदम उठाए इस पर्टिकुलर रिसेशन से निकलने के लिए। अच्छा, रिसेशन का दौर ना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझने की कोशिश करिएगा ना, माफ करिएगा मैं ज्यादा बोल देता हूं। ये रिसेशन है, ठीक है, ये इन्फ्लेशन है और ये रेट कट है। इनमें बड़ा बहुत रिलेशन है, आपको समझाऊंगा 2 मिनट में आप समझ जाओगे। देखो इन्फ्लेशन क्यों होता है, इन्फ्लेशन क्यों होता है। जैसे मान लो कि मैं किसी कंट्री का बैंक हूं, ठीक है, मैं खूब पैसा लोन पे देने के लिए एकदम मेरा रेट एकदम ना के बराबर है, ठीक है, सब लोग खूब परचेजिंग पावर रखें, खूब परचेजिंग पावर रखें, खूब परचेजिंग पावर रखें, तो उस पर्टिकुलर कंट्री की हीटनेस बढ़ जाएगी। तो जब वो बढ़ गई इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, तो बैंक वाला क्या कहेगा कि ना भैया ना 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 अब लोन महंगा करो, रेपो रेट बढ़ा दो, ठीक है, तब जाके इन्फ्लेशन मेरा काबू में आएगा। और अगर इन्फ्लेशन को आप इस मापदंड पर रखते हैं, अगर कोई बैंक रेट कट ना करके हाइक 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 करते जाए, परचेजिंग पावर इतना कम हो जाएगी कि जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी और रिसेशन आ जाएगा। तो बड़ा ही नॉमिनल सा डिफरेंस होता है। अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। एक बहुत बड़ी न्यूज यहां पर है कि अभी खास करके अगर आपने फिड का आउटकम देखा होगा तो पावेल साहब का अगर आपने स्पीच सुना होगा तो उन्होंने कहा था कि हम ऐसा कुछ भी नहीं अभी गारंटीड कर सकते हैं या कह सकते हैं कि कब हम अपने रेपो रेट को काटेंगे। अभी उन्होंने अनचेंज्ड किया है। अब यहां पर एक और तीसरी चीज मार्केट के अंदर बाहर निकल के आ रही है कि यूएस की जो सीपीआई इन्फ्लेशन है वो जैन में बढ़ गई। अगर ये बढ़ गई इसका मतलब ये है कि हमारा जो मार्च के अंदर प्रेडिक्शन था कि नहीं फेड तो मार्च के अंदर रेट कट करेगा, मुझे नहीं लगता कि अब फेड मार्च के अंदर रेट कट करेगा। और अगर फेड रेट कट नहीं करता है तो आप ये समझ लो कि प्रेशर स्टिल मार्केट के अंदर रहेगा। क्योंकि अगर आप देखोगे तो पिछले 2023 के आधे महीने रेट हाइक हुआ था। रेट हाइक होने के बाद आधे महीने तक मतलब आधा साल रेट हाइक आधा साल पॉज। अब मुझे नहीं लगता कि 2024 इतना आसान होने वाला है किसी भी कंट्री के लिए कि रेट को यहाँ पर कट कर दे। और अगर फेड रेट कट करता है तो ही इंडिया कट करेगा, नहीं तो इंडिया की इकोनॉमी अगर ऐसे ही बूम चलती रही तो हो सकता है कि सबसे पहले आरबीआई रेट कट करे। तो ये एक थोड़ा सा खराब डेटा है। इस पर्टिकुलर पीकनेस को नीचे आना चाहिए था, ये ऊपर जा रहा है, तो ये थोड़ा सा भयावह डेटा है फॉर यूएस इकोनॉमी। उसके बाद देख लेते हैं कि चाइना के अंदर जो मतलब यही है ना कि जैसे पड़ोसी के घर आग लगी है तो सब लोग जाता है रोटियां लेने कि भैया हमारे यहाँ आग लगी है, जाओ रोटी सेक के आ जाओ। तो वही हाल हो रहा है चाइना के साथ। चाइना यूएस इंपोर्ट्स लॉस वुड बी अदर्स गेन विथ 60% टैरिफ। अब ये चीज समझो, तो चाइना के अंदर क्या आपको समझ में आ रहा है कि उनका इंपोर्ट का लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है। तो अब वो इनके यहाँ का जो टेक्सटाइल लाइट और मैन्युफैक्चरिंग गुड का इंपोर्ट है वो -20% से घट गया। तो जो घटा वो साउथ ईस्ट एशिया पूरा कर रहा है, मैक्सिको, ईयू, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड और रिमेनिंग इंपोर्ट गैप। ये सॉरी इसको हटा दो, ये तो गैप है, ये देखो इनको फायदा हो रहा है, ठीक है। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जितने हैं वो भी
अदर पार्ट कर रहा है, मेटल्स प्रोडक्शन जितने हैं वो भी कर रहे हैं, और केमिकल फार्मास्यूटिकल वो भी सब अब पूरा कर रहे थे। यानी जो चाइना का इंपोर्ट है ना, चाइना का जो इंपोर्ट है उसका जो लॉस है वो अलग अब कंट्रीज यहाँ पर फुलफिल कर रही हैं। और ये आप कह सकते हो कि हमारी कंट्री के लिए, इंडिया जैसी कंट्री के लिए बहुत अच्छी न्यूज है। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज और मैं यहाँ पर सेट आउट करना चाहता हूँ जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इस चीज को देखिएगा। अब मोटे मोटे तौर पे समझा जाए तो एक तरफ है ग्लोबल, ठीक है, ग्लोबल मार्केट, और एक तरफ हम रखेंगे इंडिया मार्केट को, तब आपको समझ में आएगा कि चीजें कैसी हैं। ठीक है, अब ग्लोबल मार्केट के अंदर देखो, कहीं रिसेशन है तो कहीं इन्फ्लेशन ज्यादा हो गया है, कई कंट्रीज तो रिसेशन के अंदर डूब चुके हैं, कई कंट्रीज का ट्रेड हो ही नहीं रहा है, कई कंट्रीज इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे कुछ नहीं कर पा रही हैं। और अगर हम उसी तरीके से भारत को कंपेयर करते हैं तो भारत के अंदर अभी क्या है कि चीजें उभर रही हैं। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि भारत के अंदर चीजें उभर रही हैं, और यही वक्त है कि अपने इंडियन इकोनॉमी के अंदर हमें इन्वेस्ट करने का। क्योंकि ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर आप ये सोचेंगे कि विदेशी के यहाँ घाटा हो रहा है तो हमारे यहाँ भी घाटा होगा, ये हमेशा सही नहीं होता दोस्तों। मैं बताता हूं कैसे। भाई यूएस, चाइना, जापान खूब मजे लिए, डेवलप्ड कंट्री, खूब अच्छा है, खूब एंजॉय किए। अब आने दो ना अपने इंडिया को, हम भी तो मजे लें। तो अभी मुझे लगता है कि 5-10 साल तक तो हमारी इकोनॉमी हर तरीके से इतनी मजबूत है कि कहीं वार भी हो रहा है तो भी हमारा फायदा है, कहीं रिसेशन भी आ रहा है तो भी हमारा फायदा है, कहीं फार्मा रिलेटेड सप्लाई चाहिए तो भी हमारा फायदा है, कहीं मिनरल्स रिलेटेड सप्लाई चाहिए तो भी हमारा फायदा है। घाटा हमारा सिर्फ ये है कि हमारे यहाँ तेल नहीं है, तेल। ठीक है, बस यही एक सबसे बड़ा हमारे कंट्री के लिए एक छोटा सा समस्या है, बाकी सब अपने यहाँ है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल जो इकोनॉमी है या जो मार्केट का स्ट्रक्चर है अभी बियरिश नहीं है। ठीक है, तो अगर आप प्लान आउट कर रहे हो कि मार्केट के अंदर मुझे क्या करना है, तो इट्स नॉट टाइम टू बी इन बियरिश मोड। उसको हम लोग किस तरीके से लेवल्स के ऊपर देख सकते हैं उसको भी चलिए। अब बियरिश मोड ना होने का मतलब क्या है? ऐसा थोड़ी है कि बियरिश नहीं होना है तो कल मार्केट गिर नहीं सकता, हो सकता है कल मार्केट गिर जाए, कल मार्केट उड़ जाए। मेरा ये स्टेटमेंट उन लोगों के लिए लागू होता है जो लोग इन्वेस्टेड है मार्केट के अंदर, जो लोग पैसा लगा रहे हैं, स्टॉक खरीद रहे हैं, उनके लिए। ट्रेडर्स के लिए कोई दिन बियरिश से बुलिश होता नहीं, ट्रेडर्स के लिए होता है लेवल्स। उसके ऊपर चलिए अब आ जाते हैं, यहां से आपको चीजें समझ में आई होगी कि इकोनॉमी किस तरीके से काम कर रही है। अब हम लोग जब बात करते हैं अपने लेवल्स की, तो सिंपल सी बात है कि देखिए मार्केट के अंदर मैंने यहां कहीं पर आपको टेलीग्राम के अंदर दिया हुआ था, अगर मैसेज होगा तो मैं आपको दिखा देता हूं। यहां कहीं पर, अब मैसेज तो डिलीट ही हो गया होगा, कि आपको अब बुलिश होने का समय आ गया। तो मेरा व्यू अभी भी बुलिश इंटैक्ट है दोस्तों। जब तक अगेन मार्केट 45,700 के आसपास नहीं अप्रोच करेगा, मैं बियरिश मोड में बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने यहां पर काफी अच्छा पैसा कमाया हुआ है। ये पूरा हफ्ता हम लोगों ने अच्छा पैसा बियरिश बन के कमाया, यहां से हम लोग बुलिश बन के अच्छा खासा पैसा कमा चुके हैं, आपने देखा होगा। अब पैसा कैसे कमाना है उसको समझ लेते हैं। देखिए यहां पर मैं डे वाइज चार्ट लगाता हूं, आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी। बैंक निफ्टी का चार्ट है, यहां से आपको समझ में आएगा कि मार्केट के अंदर हो क्या रहा है। सो राइट हियर अगर आप देखोगे तो एक काफी अच्छा मार्केट के अंदर यहां पर क्या हुआ, करेक्शन आया, और उस करेक्शन के बाद मार्केट लो के पास, जहां पर फिर से एक डिमांड आई, ये डिमांड एरिया, ये डिमांड एरिया, डिमांड एरिया, डिमांड एरिया, डिमांड एरिया। तो मार्केट ऐसा नहीं है कि कहीं अनजान जगह से ऊपर जा रहा है, मार्केट प्रॉपर आपको मौका दिया। मार्केट के अंदर ये वाला जो एचडीएफसी बैंक वाला न्यूज था उसका गैप यहां पर अभी मार्केट का क्रिएट है, अभी भी फुलफिल नहीं हुआ है। तो मार्केट ने क्या किया, जो एचडीएफसी वाला न्यूज आया उसके बाद मार्केट ने अगेन एक बहुत बड़ा रेड कैंडल दिया था 1, 2, 3, 4 दिन के बाद। उसके बाद मार्केट ने यहां पर, जहां पर प्रीवियस हमारा डिमांड जोन है, जहां से मार्केट को उठाया जा रहा है, जिसको हम लोग सपोर्ट, डिमांड स्लैश सपोर्ट बोलते हैं, वहां से मार्केट प्रॉपर उठा। प्रॉपर उठने के बाद मार्केट ने फिर एक बार रिटेस्ट किया,
कैन यू चेक इट? एक बार गिरा, रीटेस्ट किया एंड देन मार्केट इज गोइंग अपवर्ड, सो इट विल बी अ क्लियर कट डब्ल्यू पैटर्न इफ मार्केट ब्रीचेस दिस पर्टिकुलर लेवल। अब कैसे समझना है, जो मैं बताता हूं उसको ध्यान से समझिए। यहां तक मार्केट का टारगेट आपका रहेगा आने वाले 15-20 दिन के अंदर। क्या मार्केट का टारगेट है आज बता रहा हूं, आके अगले वीडियो में यही चीज मैं लगाऊंगा अपने टेलीग्राम पे और यही चीज मैं यूट्यूब पे दिखाऊंगा कि लेवल्स यहां पर ही आपको बता दिए गए थे। आज का दिन कौन सा भाई, कौन सा डे है आज? संडे। संडे नहीं, कौन सा, फरवरी का कौन सा दिन है आज? 18 फरवरी को ही मैं आपको यहां पर क्लियर कट बता रहा हूं कि सिर्फ मार्केट को कल का हाई ब्रेक करने दीजिए, मार्केट का टारगेट आपका हो जाएगा मात्र 15 दिन के अंदर 48,630 का टारगेट ये आपका मार्केट अचीव कर लेगा। ये क्यों बता रहा हूं मैं, क्योंकि पिछली बार भी अगर आपको याद होगा जैन या दिसंबर में भी मैंने आपको डब्ल्यू पैटर्न के बारे में बताया था। खास बात क्या है, हमें सिर्फ ये देखना है कि क्या ये जो सप्लाई एरिया है मार्केट का, ये जो सप्लाई एरिया है, क्या मार्केट इसको प्यार से, एकदम प्यार से धीरे धीरे करके निकाल सकता है कि नहीं। तो मैं इसको प्योर रेड कर दे रहा हूं और यहां पर हमारा जो लेवल होगा उसको ध्यान से आप लोग देखिएगा, 46,650 याद रखिएगा। सारे के सारे ट्रेडर लोग इसको याद रखेंगे और कुछ आपको नहीं सीखना है, केवल इतना सीखिए 46,650 इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर मार्केट इसको क्लियर कर दे, इसको निकाल दे, सपोज इसको निकाल दिया, मैं अगेन कह रहा हूं आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एंटिटी, आई एम जस्ट प्रोवाइडिंग अ टेक्निकल एजुकेशन। मेरे कहने से आप इन्वेस्ट या ट्रेड मत करना। आप जब भी ट्रेड कर रहे हो पहले अपना बुद्धि, अपना रिस्क एपेटाइट अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ लीजिए। मैं किसी भी तरीके से आपके लॉस या प्रॉफिट से मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगा। कई सारे लोग होते हैं भैया आपने बोला था, मेरे बोलने पे मत जाओ यार, मेरी एनालिसिस अलग है, आपकी एनालिसिस में भी मेरे से डिफरेंट हो सकती है। सो आप अपने एनालिसिस पे टिके रहो। अब बुलिश होने का समय तभी आएगा जब 46,650 के ऊपर मार्केट निकलेगा। अगर 46,650 के ऊपर मार्केट निकलता है तो टारगेट क्या रहेगा, सिंपल 48,630 का। अब सवाल ये आता है कि बियरिश हो कब हो, तो भाई देखो बियरिश होने लायक मेरे को तो कुछ अभी समझ नहीं आ रहा है। हाँ, जहां से मैं बुलिश हुआ था अगर मार्केट वहां पर अगेन आ जाता है, जैसे मार्केट ने क्या किया, ये गया, ये गया, रीटेस्ट किया, अब मार्केट यहां से ऊपर जा रहा है, ये इसकी निकलाइन हो गई, ये इसका स्विंग 1 हो गया, ये इसका स्विंग 2 हो गया। अब मुझे बियरिश होना है तो मैं कम से कम इसका एटलीस्ट ये 50% का लेवल ब्रेक डाउन होने पर ही मैं बियरिश हूंगा। तो अब आप पूछोगे कि कल क्या करें, परसों क्या करें, नरसों क्या करें, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा पॉइंट है, बहुत बड़ा कुछ नहीं, 300-400 पॉइंट गैप अप, 300-400 पॉइंट गैप डाउन में ही चला जाएगा। तो अब मेरे को सिर्फ और सिर्फ ये पूरा का पूरा हफ्ता क्या है, अपने लेवल्स पर टिके रहना है। और मेरा जो बियरिश वाला पॉइंट है वो मैं आपको दिखा दे रहा हूं, दिस इज माय लेवल 45,580 के नीचे। तो 45,580 के नीचे तैयारी कर लीजिए। कहां की तैयारी करनी है, डाउन साइड की, यानी 44,400 का, ठीक है। बट एज पर पैटर्न आई एम मोर बायस्ड ऑन दी अपसाइड। अगर कुछ ऐसा होता है तो मैं तो ट्रेडर हूं, है ना, गिरगिट वाला काम हमें करना है। हाँ, जब तक अब 45,550 मान लो इसको, टू बी वेरी क्लियर, जब तक इसके नीचे ना आए मुझे नहीं लगता भाइयों की यहां पर बेयरिश पोजीशन बना चाहिए, मेरी एनालिसिस है। सवाल जो आपका सिलसिला तो मुझे लग रहा करना इम्पॉसिबल है, तो मैं ट्राई ये करता हूं कि आप सब लोग के पास हमारा ऐप होगा, एटीएन ट्रेडर प्रो ऐप है, सबके पास है, सबके पास है। नहीं है तो आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में जाके लॉगिन कर लेना या डाउनलोड कर लेना। मैं उसमें ना एक फॉरम बना दे रहा हूं, बस याद रखिएगा कि आप लोग ना कोई लिंक पोस्ट करिएगा, ना कोई वल्गरिटी वहां पर फैलाइएगा। फॉरम ऐसा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको ज्वाइन कर लेना। शायद 199 या 200 रुपए का एक सब्सक्रिप्शन अमाउंट आपको देना पड़ेगा। ये फॉरम बिल्कुल मतलब ऐसा समझ लो कि आपके लिए घर है, इसमें हजारों लोग पार्टिसिपेंट जुड़े रहेंगे। आप सवाल पूछोगे, आपका कोई जवाब देगा, कभी मेरी टीम से दे देगा, कभी मैं दे दूंगा। इसमें पीडीएफ, बुक, किताबें, न्यूज सब आती रहेंगी। तो ये है, और ये बहुत लिमिटेड समय के लिए खुला रहेगा, ठीक है।
ये फॉरम जो है बहुत लिमिटेड समय के लिए खुला रहेगा। तो IATN ट्रेडर ऐप जरूर रखिएगा, IATN ट्रेडर प्रो ऐप, इस ऐप को जरूर रखिएगा आप लोग, ठीक है। चाहे जितने लोग हैं जाइए इसको डाउनलोड कर लीजिए और फॉरम का एंजॉय करिए। नहीं इच्छा मत करना, कोई बात नहीं, बाद में तुम लोग कहोगे कि सौरभ भाई 200-300 रुपए के लिए फॉरम, भाई मैं नहीं करता हूँ कुछ, ऐप की यही एल्गोरिदम होती है, मैं चाहकर भी फ्री नहीं कर सकता। जय श्री राम।